नमस्कार दोस्तों। टॉपिक अपना राजस्थान विधानसभा चल रहा है। पिछला जो वीडियो था उसके बाद में उसमें विश्वास अविश्वास प्रस्ताव ये अपन ने देखा। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखते हैं विधायी प्रक्रिया, यानी राजस्थान विधानसभा की विधायी प्रक्रिया क्या है। जैसा कि हमें पता है कि राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया संचालन कार्य संचालन नियम 1956 और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन है, उन दोनों को मर्ज करके हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो विधायी प्रक्रिया में कोई भी विधेयक है वो किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है, उसकी क्या प्रोसेस होती है, ये हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई भी विधेयक जिसको अपन बिल बोलते हैं, ये जब प्रस्तुत किया जाता है तो इसकी क्या प्रोसेस होती है। देखो, इसको पढ़ते हो तो चाहे आप संसद मत पढ़ो, संसद को थोड़ा सा आप कंपैरिजन करोगे तो आपको संसद में 90% चीज़ें से मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें अलग मिलती है, वो आप आराम से समझ सकते हो। कोई भी विधेयक जब सदन में प्रस्तुत किया जाता है तो सबसे पहले जो आर्टिकल 196 है वो ये कहता है कि किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन जैसे धन विधेयक है तो विधानसभा में होगा। धन विधेयक कहाँ पर रखा जाएगा? विधानसभा में रखा जाएगा। बाकी आप किसी विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत कर सकते हो, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे किसी विधेयक को जब सदन में रखा जाता है तो उसका वाचन होता है। किसी विधेयक को मान लो यहाँ पे रखा गया, किसी भी एक सदन में रखा गया, तब उसका क्या होता है? वाचन। उसका क्या होता है? वाचन। मैं इसलिए इसको लिखना चाह रहा हूँ कि वाचन जो है वो यहाँ पे 3 प्रकार के हैं। पहला वाचन होता है वो उसको कहते हैं प्रथम वाचन, ठीक है ना, बहुत सिंपल से समझा रहा हूँ। दूसरा होता है द्वितीय वाचन, और तीसरा जो वाचन होता है उसको कहते हैं तृतीय वाचन। तृतीय वाचन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनको समझने का प्रयास भी आप कीजिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चन है वो इन वाचन से भी आने लग गए हैं। पहले मोटे मोटे पूछते थे, पहले विधानसभा का अध्यक्ष कौन था, ये कौन है, धन विधेयक कौन किसकी अनुमति से रखा जाता है, धन विधेयक का निर्धारण कौन करता है, वो चीज़ें अब धीरे धीरे गौण होती जा रही है। वैसे प्रश्न कम आने शुरू हो गए हैं, और आ रहे हैं तो गलत किसी के भी नहीं हो रहे, लेकिन जब प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं तब प्रश्न आपके बहुत ज़्यादा, मतलब जिसका अच्छा पढ़ा हुआ उसके गलत नहीं हो रहे हैं, उसको नंबरिंग मिल रहा है, उसका सिलेक्शन की तरफ उसको ले जा रहे हैं। तो वो बातें हम सभी जानते हैं। तो पहले वाचन में किसी भी विधेयक को इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी विधेयक का इंट्रोडक्शन होता है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन, मैं इंट्रोडक्शन इंग्लिश में भी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हिंदी में पूरा स्थापन कहते हैं इसको। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। पूरा स्थापन का मतलब कईयों को लगता है कि दोबारा बिल को रखा गया, नहीं नहीं। किसी भी बिल को पहली बार जब सदन में रखा जाता है तो उसको इंट्रोड्यूस को बोलते हैं, कि बिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इंट्रोडक्शन करवाया गया, उस बिल का परिचय कराया गया, जिसके लिए हिंदी में हमारे संविधान में अपन देखते हैं तो टेक्निकल वर्ड जो लिखा गया है वो लिखा गया है पुरस्थापन। और इसमें बिल को केवल रखा ही जाता है और कुछ भी चर्चा मतदान कुछ भी नहीं किया जाता। बिल को रखा और बजट में उसका नोटिफिकेशन किया जाता है, बजट में उसको प्रकाशित कर दिया जाता है, प्रकाशन। इसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना कि पहला जो वाचन होता है सबसे छोटा सा वाचन होता है, दूसरा वाचन सबसे बड़ा होता है। वो मुझे कहने की ज़रूरत, मैंने कहा है लेकिन मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप खुद समझ जाओगे। फिर इसके बाद में दूसरा वाचन होता है। दूसरा वाचन में राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया नियम 1956 का नियम 66, चाहो तो लिख सकते हो, नहीं चाहो तो मत लिखना, इसमें भी कहा गया है और हमारे संविधान में, दोनों मिला के बता रहा हूँ। ये जो दूसरा वाचन होता है इसमें खंड से चर्चा होती है, एक एक खंड पे, यानी बिल के एक एक भाग पे, एक एक धाराओं पे चर्चा होती है। जैसे कोई बिल है, उस बिल में मान लो 70 धारा, 80 धारा, 50 धाराएं हैं टोटल मिला के, तो हर धारा पे चर्चा होगी, फिर उस पर मतदान होगी, फिर दूसरी धारा पे चर्चा होगी, आवश्यक हुआ तो परिवर्तन भी हो सकता है, चेंजेज भी हो सकते हैं, फिर मतदान होगा, तीसरी धारा पे फिर चर्चा होगी, फिर उस पर मतदान होगा। यानी एक एक धारा पे खंड से चर्चा होती है, प्लस मतदान होता है, प्लस मतदान किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बड़ा चलता है, क्योंकि एक एक धारा पे आप चर्चा कर रहे हो, एक एक धारा पे मतदान कर रहे हो, तो यहाँ पर होता है। और यदि इन पे चर्चा के दौरान आवश्यक हुआ तो संशोधन भी होता है। यदि मतलब चर्चा के दौरान ऐसे लगा कि यार ये धारा है, इस पर तो मतलब ये चीज़ गलत लिखी गई है, या इस चीज़ में और ये संशोधन हो सकता है, या इसको रिपील यानी हटाया जा सकता है, तो चर्चा के दौरान आवश्यक हुआ तो संशोधन भी हो सकता है, और फिर लास्ट में उस पर मतदान होता है। एक धारा पास हो गई, फिर ऐसे ही दूसरी धारा रखी जाएगी, तीसरी धारा रखी जाएगी। ये तो सदन के अंदर चलता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे उस बिल को रखा जाता है तो लगता है यार इस बिल पे तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है। और चूँकि संसद, यहाँ पे मैं विधानसभा बोल दूँ या संसद बोलूँ, दोनों का भाव एक ही समझना मेरा, क्योंकि मेरे क्या होता है कि ज़्यादातर संसद वर्ड ज़्यादा निकलता है। तो जब उस बिल के एक एक खंड पे, एक एक धारा पे चर्चा हो गई,
चर्चा के दौरान आवश्यक हुआ तो उसमें संशोधन भी हो गया, और संशोधन के बाद में उस पर मतदान हो गया। ये तो हो गई एक सिंपल प्रोसेस जो हमने समझ ली कि यार ऐसा होता होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि यार बिल तो बहुत बड़ा है, इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा होनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में उस बिल को प्रवर समिति के पास यानी सेलेक्ट कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी होता है प्रवर समिति के पास भेजना, प्रवर समिति जिसको सेलेक्ट कमेटी बोलते हैं के पास भेजा जा सकता है उसको, यदि आवश्यक हुआ तो। अब सेलेक्ट कमेटी, प्रवर समिति क्या होती है, एक तरह से मिनी विधानसभा का काम करती है, क्योंकि वो उस बिल के उसकी लगातार मीटिंग होती है, यानी उसमें क्या होता है हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक तरह से छोटी विधानसभा हो गई वो। वहाँ पर उस बिल पे एक एक चर्चा होती है, फिर वो चर्चा करके संशोधन करके लास्ट में वापस रखते हैं, फिर रखते हैं, तो फिर यहाँ पे वही वाचन की प्रक्रिया से उसे गुजरना पड़ता है। तो सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जा सकता है, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी सरकार को लगता है कि यार ये ऐसा बिल है जिसमें मतलब जनता की राय भी ली जानी चाहिए, तो जनमत के लिए भी उसको भेजा जा सकता है, यानी सार्वजनिक उस बिल को किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट ये है सार्वजनिक करना, यानी दो पॉइंट है कि उसको सेलेक्ट कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है और आवश्यक हो तो सार्वजनिक भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं हो तो एक एक खंड पे चर्चा करके उस पर मतदान भी किया जा सकता है, ठीक है ना। और ध्यान रखो कि जिस बिल को सदन में रखा गया है उसकी प्रति हर विधायक को 2 दिन पहले दे दी जाती है, क्योंकि वो भी तो पढ़ के आएगा, फिर बात क्या करेगा, चर्चा क्या करेगा, उस पर कौन कौन सी बातों पे अपना सवाल उठाएगा, कंसर्न क्या जारी करेगा, इन सब के लिए उस बिल की प्रति है ना वो 2 दिन पहले ही सदस्यों को दे दी जाती है। इसके बाद में तीसरा वाचन होता है, इसमें या तो उस बिल को पूर्णतः स्वीकार कर लिया जाएगा, मैं थोड़ा पहले नेगेटिव वर्ड लिख लिया, या तो उस बिल को या तो स्वीकृत हो जाएगा, वो स्वीकृत हो जाएगा, या उसको अस्वीकार कर दिया जाएगा, अस्वीकृत या अस्वीकार कर दिया जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं कि उसके इस खंड में चर्चा आप चेंज कर दो, नहीं, यहाँ पे बिल के संपूर्ण पूरे बिल पर मतदान होता है, संपूर्ण पर मतदान होता है, यहाँ पे संपूर्ण पर मतदान किया जाता है, ये आप ध्यान रखना। यहाँ पे एक एक खंड पर मतदान हो रहा है, एक एक खंड पे, और यहाँ पे पूरे बिल पर मतदान किया जाता है, यानी पूरी रूप से या तो उस बिल को समाप्त कर दो, अस्वीकार कर दो, या उस बिल को स्वीकार कर दो, ठीक है ना। और इसके बाद में यहाँ से ये जो बिल है वो दूसरे सदन को भेज दिया जाता है, यहाँ से ये बिल जो है दूसरे सदन को सभापति द्वारा, सभापति या अध्यक्ष लिख दो, कंफ्यूज मत होना, एक ही बात है, स्पीकर बोल दो, अध्यक्ष द्वारा दूसरे सदन को भेज दिया जाता है, भेजना, इसको भेज दिया जाता है। अब दूसरा सदन में ये बिल जाएगा, ये हो गया प्रथम सदन, ये वाचन जो है वो कहाँ हो रहा है, प्रथम सदन में। प्रथम सदन की ये पूरी प्रोसेस अपन ने देख ली। अब ये बिल जैसे ही पारित हुआ यहाँ से जाएगा द्वितीय सदन के पास, यहाँ पे जाएगा द्वितीय सदन के पास। अब दूसरा सदन में तीनों वाचन फिर से होंगे, तीनों वाचन होंगे सबसे पहले तो, यानी ये तीनों वाचन यहाँ पे भी सदन को करना पड़ेगा। तो ये तो सेम प्रोसेस हो गई, आप एक का तीनों वाचन पढ़ लो, दूसरे का आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है क्योंकि सेम वाचन है। अब इस सदन के पास, दूसरे सदन के पास 4 विकल्प होते हैं इस बिल के बारे में। मान लो उस दूसरे सदन ने तीनों वाचन कर लिए, तीनों वाचन के बाद में ये तो सेम वाचन पढ़ लिए, तो इनको तो दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये ऐसे कैसे तीनों वाचन चलेंगे। उसके पास 4 विकल्प होते हैं कि जैसा इस सदन ने बिल भेजा बिना संशोधन के साथ उसको पारित कर दे, बिना संशोधन के साथ उसको पारित कर दे। मतलब ये हुआ कि इसने जैसे 60 धाराओं के रूप में जिस बिल को भेजा था, उन्हीं 60 धाराओं में कुछ भी चेंज नहीं करते हुए दूसरा सदन है, मान लो ये पहला सदन विधानसभा है, तो विधानसभा ने जिन 60 धाराओं के साथ इस बिल को भेजा था, उन 60 धाराओं के रूप में एज इट इज दूसरा सदन है उस बिल को क्या कर दे, पारित कर दे। पहला ऑप्शन तो ये, तो पारित हो गया तो फिर वो राज्यपाल के पास चला गया। पहला ऑप्शन बता दिया मैंने, आप जो आगे पढ़ेंगे राज्यपाल क्या कर सकता है, तो पारित हो गया तो बिल किसके पास चला गया, राज्यपाल के पास चला गया। ये पहला ऑप्शन उसके पास होता है, ठीक है ना। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये है कि संशोधन कर दे, उसमें संशोधन कर दे तो जो बिल है वापस प्रथम सदन के पास चला जाएगा, प्रथम सदन के पास चला जाएगा, क्योंकि इन्होंने 60 धाराओं में 2 धारा और जोड़ दी, तो बिल तो नया हो गया ना। अब 62, उन 2 धाराओं पे इन्होंने कोई बात ही नहीं की थी, तो वापस इनके पास आ गए, भाई अब आप देखो ये 62 धाराएं जुड़ गई है, आप सहमत हो कि नहीं हो, वो बात आगे करेंगे।
लेकिन अपन देख रहे हैं कि ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन क्या है, पहला उसको पारित कर दे, दूसरा संशोधन कर दे, तो संशोधन चला कर दिया तो जो बिल है वापस पहले वाले सदन को यानी विधानसभा को चला जाएगा। यहाँ पे अपन ने पहला सदन किसको माना है, विधानसभा को माना है। तीसरा, ये बिल को आते ही स्वीकार कर दे, भाई हम तो इसको खारिज करते हैं। तो ये जो है ये बिल इधर आया, आते ही इन्होंने क्या कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया, भाई हम तो इसको खारिज करते हैं, ठीक है ना। और चौथा, उस बिल को लंबित कर दे, ये भी मैं समझा देता हूँ। लंबित यानी कोई कार्यवाही न करे, कोई कार्यवाही न करे, इसको लंबित बोलते हैं। मतलब अपने पास रख लिया। जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है, यहाँ पे पहला सदन एग्जाम्पल के तौर में हमने विधानसभा रखा है। जब कोई विधेयक एक सदन से पारित होकर के दूसरे सदन में जाता है तो दूसरे सदन के पास उस विधेयक को लेकर के 4 विकल्प है। यहाँ पे पहले में विधानसभा, दूसरे में विधान परिषद अपन ने रखा है। जब दूसरे सदन में जाएगा तो दूसरे सदन के पास कितने विकल्प हैं, 4 विकल्प। वो उस विधेयक को पारित कर दे तब तो राज्यपाल के पास चला गया, संशोधन कर दे तो पहले वापस पहले वाले सदन के पास आ गया, तीसरा उसको अपने पास रख ले, लंबित कर दे या उसको अस्वीकार कर दे। ये 4 विकल्प है। पहले वाले विकल्प में तो बात ही खत्म कर दो क्योंकि वो तो राज्यपाल के पास चला गया, तो यहाँ सदन की तरफ से वो काम पूरा हो गया। लेकिन जो 3 विकल्प हैं कि संशोधन, अपने पास लंबित कर देना और या फिर उसको अस्वीकार कर देना, तब क्या होगा ये बात अपन यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो नेक्स्ट मैं स्लाइड ले लेता हूँ। इसमें यहाँ पे विधानसभा है, मैं विधानसभा को पहले क्यों ले रहा हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और यहाँ पे है विधान परिषद, विधान परिषद। ये बात हमने देखा कि विधानसभा से कोई बिल आया तो विधान परिषद के पास आया। विधान परिषद ने, यानी ये जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो आर्टिकल 197 की बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, आर्टिकल 197। वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, यदि आपको संसद वाले याद हैं तो इधर फॉर्मूला लगा करके आप इनको याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी चलो। इसने 3 विकल्प अपनाए, या तो रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्टेड यानी अस्वीकृत कर दिया जो अभी अपन ने देखा पहला, या दूसरा लंबित कर दिया अपने पास, या कर दिया लंबित कर दिया यानी अपने पास उस बिल को रख लिया। और लंबित कितने दिनों तक लंबित कर सकता है, अपने पास रख सकता है 3 माह तक। कौन, विधान परिषद, 3 माह तक। लास्ट में मैं बता दूंगा, अभी तो इसको विधान परिषद से ही समझाऊंगा। 3 महीने तक उसको लंबित कर दिया, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन, संशोधन के लिए भेज दिया, किसको, पहले सदन को संशोधन। बट प्रथम विधानसभा, यहाँ पे विधानसभा लिख देता हूँ मैं, विधानसभा उस पर संशोधन पर है ना सहमत नहीं हो। ये 3 कंडीशन मैंने बता दी, क्योंकि संशोधन के लिए भेजा, विधानसभा ने कहा हम तो इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होगा, ठीक है ना। 3 महीने पूरे होते ही ये बिल वापस इधर चला जाएगा। जैसे ही 3 महीने पूरे होंगे, अस्वीकार कर दिया हो, मैक्सिमम 3 महीने तक ये बिल इधर रहेगा। अस्वीकार कर दिया हो तो उधर चला जाएगा, ठीक है ना। लंबित कर दिया हो 3 महीने, आप तो इसको 3 महीने काउंट कर लो, 3 महीने तक ये बिल मान लो इधर रहा, 3 महीने होते ही उधर चला जाएगा। और उन्होंने वापस उस बिल को स्वीकृत कर दिया जो बिल उन्होंने दिया था, यानी 60 धाराओं को एज इट इज मान लिया कि ये 60 धाराएं हम आपको स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। इधर चला गया, इधर चला गया, ठीक है ना। तो इसके बाद में क्या होता है, और ये स्वीकृत जो है ना संशोधन के साथ हो, संशोधन सहित या बिना, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यानी इन्होंने जो संशोधन दिया ना उसको चाहे स्वीकार करो चाहे मत करो, लेकिन इन्होंने दोबारा इसको पारित कर दिया 3 महीने बाद में। 3 महीने बाद में पारित कर दिया तो फिर ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि विधेयक यहाँ से पारित हुआ, यहाँ पे बिल पारित हो गया, पारित होकर के इनके पास गया, इन्होंने ये कर दिया, इसको रिजेक्ट, ये 3 ऑप्शन अपना लिए, तो ये बिल वापस यहाँ पे आ गया। इन्होंने फिर पारित कर दिया उसी रूप में जैसा ये चाहते थे, तो ये बिल वापस यहाँ पर आ गया। अब इन्होंने यहाँ आते ही या तो इसको अस्वीकार कर देंगे, क्या कर देंगे, अस्वीकार। ये चीज़ समझना क्योंकि ईजी है बट थोड़ा समझने का फेर है। पहला इसको अस्वीकार कर देंगे, ठीक है ना। दूसरा लंबित कर देंगे। अब यहाँ पर लंबित 1 माह तक ही कर सकते हैं, कितना माह, 1 माह तक ही इसको लंबित कर सकते हैं। या संशोधन के लिए वापस, ये तीनों चीज़ें एज इट इज आ जाएंगी, बस महीना चेंज हो जाएगा, या संशोधन बट
विधानसभा सहमत न हो उस पर, विधानसभा सहमत न हो, ये तीनों ऑप्शन कोई सा भी अपना लेते हैं तो इसके बाद में देखो, दोबारा मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। कोई विधेयक है, 60 धाराओं का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 60 धाराओं के साथ पारित हुआ विधानसभा से, विधानसभा से विधान परिषद को गया, विधान परिषद ने उस विधेयक को अस्वीकार कर दिया या 3 महीने तक अपने पास रख लिया या संशोधनों के साथ विधानसभा को भेज दिया, पर विधानसभा उन संशोधनों पर सहमत नहीं हो, तो तीनों ही कंडीशन में वापस यहाँ पे आएगा। ये इसको कैसे भी पारित कर सकते, उन्हीं 60 धाराओं के रूप में वापस पारित कर दिया तो फिर यहाँ पर आ गया। फिर इनके पास वही 3 ऑप्शन थे, इन्होंने अपना लिए, लेकिन जैसे ही 1 महीना खत्म होगा, जैसा ही 1 महीना खत्म होगा यानी मैक्सिमम 4 महीना, तो ये बिल उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने किया है, रूप में विधानसभा में ने किया है। यानी स्टोरी की कहानी, पूरी मोरल ऑफ द स्टोरी यानी पूरी कहानी का सारांश यही है, विधान परिषद किसी भी विधेयक को मैक्सिमम 4 महीने अपने पास रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 4 महीने बाद में वो विधेयक एक तरह से क्या हो जाता है, विधानसभा के ने जिस रूप में उस विधेयक को स्वीकार किया था उसी के रूप में वो स्वीकृत माना जाता है। इसके बाद में अब नेक्स्ट में अपन बात करते हैं विधेयकों पर अनुमति, यानी राज्यपाल वाली बात करते हैं, विधेयकों पर अनुमति। इसमें 2 आर्टिकल हैं, 200 और 201, वो बाद में बताऊंगा मैं 201 क्या है। अब देखो, ये बिल है, ये विधानसभा में आया, मान लो विधानसभा या विधान परिषद कोई सी भी हो मानो, फिर विधान परिषद में आया, विधान परिषद ने भी इसको पास कर दिया। अब यहाँ पे अपन झगड़ा नहीं करेंगे इनका, वो हो गया हमारा। फिर राज्यपाल वाला झगड़ा करते हैं, राज्यपाल के पास आया, इन दोनों को अपन एक ही मान लेते हैं यूनिट, क्योंकि अब तो विधानमंडल हो गया ना। तो ये बिल विधानमंडल से पारित होकर के किसके पास आ गया, राज्यपाल के पास आ गया। तो राज्यपाल के पास क्या विकल्प हैं इस बिल को के बारे में, तो पहला, राज्यपाल यदि इस बिल पर, पहला विकल्प यह है कि अपनी अनुमति दे दे, अनुमति यदि दे दे तो ये बिल हो जाएगा एक्ट के रूप में लागू हो जाएगा। पहला, यानी विधेयक को राज्यपाल ने अपनी अनुमति दे दी तो ये विद एज ए एक्ट के रूप में पारित मान लिया जाएगा, यहाँ तो अपन को कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, उसको अनुमति रोक लेगा, यानी रिजर्व कर देगा, अनुमति रोकना यानी रिजर्व, तो ये राज्यपाल के पास पड़ा रहेगा। अब राज्यपाल बहुत लंबे समय तक पटका रखे, खत्म हो जाता है एक तरह से, विधेयक का लागू ही नहीं हुआ, तो ये राज्यपाल के पास पड़ा रहेगा, राज्यपाल उस पर अनुमति रोक सकता है, ठीक है ना। तीसरा जो है कि पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, रिकंसिडरेशन, पुनर्विचार हेतु लौटाना, यानी राज्यपाल ये कहेगा कि भाई साहब आपने जो बिल भेजा है मेरे पास बना करके, मुझे कुछ चीज़ों पर ऐसे है, आप इन चीज़ों पर, मैं संदेश के साथ आपको वापस भेज रहा हूँ, आप इन चीज़ों पर दोबारा विचार कीजिए, तो वो बिल वापस कहाँ पर आ जाएगा, विधानसभा में। वो प्रोसेस मैं यहीं पे बता देता हूँ। पुनर्विचार वाले में थोड़ी सी कहानी मैं यहाँ लिख देता हूँ इसकी, ऐसे ब्रैकेट बना करके। पुनर्विचार के लौटेगा संदेश के साथ, किसके साथ, संदेश के साथ सदन को, मैं सदन इसलिए वर्ड लिख रहा हूँ, कॉमन वर्ड हो जाएगा। अब सदन क्या करेगा उस पर, सदन उसको संशोधन के साथ, संशोधन या बिना संशोधन, बिना संशोधन, यदि उसको पारित करती है, क्या करती है, पारित करती है, तो राज्यपाल को अनुमति देना जरूरी होगा, राज्यपाल अनुमति देना जरूरी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यदि कोई विधेयक राज्यपाल के पास आया और राज्यपाल ने उस पर, उसको पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा दिया, तो सदन यदि दोबारा इसको पारित कर देती है साधारण बहुमत से, कौन से बहुमत से, संशोधन बिना संशोधनों के पारित कर देती है, किससे, साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से, तो वो बिल राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल अनुमति रोक नहीं सकता, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि फिर राज्यपाल को देना पड़ेगा। अभी हाल ही में बहुत बड़ा विवाद हुआ तमिलनाडु में, कि तमिलनाडु के राज्यपाल का नाम मुझे याद नहीं, आप देख लेना करंट में। तमिलनाडु के जो राज्यपाल थे, तो तमिलनाडु के 8-10 विधेयकों के बारे में बताते हैं कि जब तमिलनाडु सरकार ने उनको पारित करके राज्यपाल के पास भेजा, तो राज्यपाल ने उन विधेयकों को वापस
पुनर्विचार के लिए भेज दिया। अब पुनर्विचार के लिए भेजा तो वापस सदन ने पारित करके जब राज्यपाल को भेजा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, संविधान के हिसाब से उस पारित राज्यपाल को पारित करना चाहिए था, लेकिन राज्यपाल ने उनको राष्ट्रपति के लिए भेज दिया। तो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या की वापस बात आ गई ना। तो फिर ये मामला कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में गया और जो कोर्ट था, माननीय न्यायालय था, उनके द्वारा राज्यपाल को बताया गया कि आप राष्ट्रपति को, भाई आप इतने दिनों में इसको पारित कीजिए, इससे ज़्यादा इसको आप नहीं ले सकते हो। वो राष्ट्रपति वाला क्या बात है वो मैं आगे बात करूँगा। तो एक तरह से ये आपको अभी हाल ही में एक रवि था, मतलब मुझे नहीं पता नाम, आप देख सकते हो। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक बड़ा मामला अभी हाल ही में अपने को देखने को मिला, तो वो इससे रिलेटेड, तो क्या पता इसको पूछा जा सकता है, क्योंकि पुनर्विचार वाले में राष्ट्रपति के पास भेजने का ऑप्शन नहीं होता, लेकिन राज्यपाल ने उस ऑप्शन को यूज किया। किस तरह से किया ये तो माननीय न्यायालय जो व्याख्या करेगा उसी पे अपन बता सकते हैं, यानी पुनर्विचार, जिसको रिकन्सिडरेशन भी कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखना। हालांकि इसमें कोई डिफाइन नहीं है कि कौन से बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा। कुछ तो बातें संविधान में है, कुछ परंपराओं से है। मैं कुछ बातें बता देता हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो। कोई भी ऐसा बिल जिसमें राष्ट्रपति को लगे कि इस बिल से उस राज्य के हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ हैं वो बाधित हो सकती है, हाई कोर्ट की शक्तियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए भेज सकते हैं। जब राज्यपाल को लगता है कि कोई ऐसा बिल है जिसके द्वारा संविधान के कुछ उपबंधों की अवहेलना की जा रही है, तो भी राष्ट्रपति के विचार के लिए राज्यपाल उसको रख सकते हैं। कोई ऐसा बिल है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के विरुद्ध जा रहा है, तो भी भेज सकते हैं। देश के हितों के विरुद्ध जा रहा है, राष्ट्र हित के विरुद्ध कोई बिल जा रहा है, राष्ट्रीय महत्व का कोई बिल है जिस पे राष्ट्रीय महत्व का वो संसद उस पर कानून बनाए लेकिन राज्य ने बना दिया, तो भी जा सकता है। और संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण अनुच्छेद 31 के तहत कोई बिल है, तो भी। इन बातों को चाहो तो आप कहीं पे कोट कर सकते हो, मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। तो उन बिलों को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। अब जब कोई बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है, तो फिर यहाँ पे तो केवल इतना लिखा हुआ 200 में कि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना राज्यपाल। अब 201 ये बताता है कि जब कोई बिल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख दिया गया है, तो फिर राष्ट्रपति की भूमिका शुरू हो जाती है उस पर, और राष्ट्रपति उस पर क्या क्या कर सकता है ये 201 हमें बताता है। तो विचार के लिए आरक्षित विधेयक 201, ठीक है। तो उसको यहाँ पे अपन पढ़ते हैं। विचार के लिए आरक्षित विधेयक की क्या कहानी है वो है हमारे 201 में, इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति के विचार के लिए। अब देखो, राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई बिल आता है तो राष्ट्रपति उस पर क्या क्या कर सकता है ये देखो। पहली बात तो हम जानते हैं, अनुमति दे दी तो वो एक्ट बन गया। ये तो बात खत्म हो गई कि भाई वो सिंपल सा है कि अनुमति दे दी, स्वीकृति दी, राष्ट्रपति ने अपनी एक्ट बन गया, ठीक है ना। दूसरा, अनुमति स्वीकृति रोकना, स्वीकृति रोक लेता है राष्ट्रपति, मैं नहीं दूंगा ये मैं इसको स्वीकृति देने से मना करता हूं, तो विधेयक खत्म हो जाएगा। फिर वो विधेयक खत्म हो जाएगा, यहाँ पे विधेयक का प्रभाव, विधेयक गया वो। अब तो फिर दोबारा कोई लाना हो तो लाओ, वो विधेयक तो अपना वजूद खो चुका है, वो विधेयक खत्म हो चुका है। दूसरा ये था, ठीक है ना। तीसरा है पुनर्विचार के लिए लौटाना, तीसरा पुनर्विचार हेतु लौटाना। अपवाद है इसका, जो हम सभी जानते हैं, धन विधेयक। धन विधेयक को न तो राष्ट्रपति न राज्यपाल कोई भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते, क्योंकि वो उन्हीं के पूर्वानुमति से रखा जाता है, तो पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे नहीं। धन विधेयक को छोड़ के और विधेयक को पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा देता है। किसको? राज्य विधानमंडल को। यहाँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात आ जाएगी कि किसको लौटाएगा? राज्य विधानमंडल को, ठीक है ना। राज्य विधानमंडल को 6 माह में उस पर अपना राय देना होता है। यहाँ पर टाइम पीरियड है कि राज्य विधानमंडल है, उसको 6 माह के भीतर पुनर्विचार करना पड़ता है, 6 माह के भीतर पुनर्विचार। अब वो बिल जो राष्ट्रपति ने कहा कि इसमें ये चीज़ें आप और चेंज करके हमें वापस भेजो, या यही तो कहेंगे राष्ट्रपति की, कुछ ये संशोधन करके भेजो, तो ये जो राज्य विधानमंडल है उस बिल को चाहे तो संशोधनों के साथ सहित या संशोधनों के बिना, दोनों स्थिति में पारित करके भेज सकती है। किसको? पारित कर सकती है। यानी यहाँ पे ये नहीं लिखा
कि राष्ट्रपति कहेगा तो उनको दोबारा संशोधन करने ही पड़ेंगे, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। पारित करके भेज सकती है, फिर ये आ जाएगा राष्ट्रपति के पास। अब आप कितने भी विधेयक पढ़ोगे तो उसमें ये पढ़ोगे कि यदि पुनर्विचार के पश्चात आता है तो उसको अनुमति देना जरूरी होता है, लेकिन यहाँ पर केवल इस विधेयक के संदर्भ में अनुमति देना बाध्यकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं। लेकिन कहीं पर भी आप देखो कि टाइम पीरियड नहीं लिखा हुआ कि राष्ट्रपति कितने दिनों में ये पुनर्विचार करेगा या उस विधेयक पर आपको स्वीकृति देगा या स्वीकृति देगा, ये नहीं लिखा हुआ है। इस वजह से संविधान में कहा गया कि ये चीज़ है ना सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि व्याख्याकार जो है सुप्रीम कोर्ट है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइम दिया था, शायद 3 महीने एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं, तो उसमें कहा कि भाई आप इतने दिनों में इसको एक तरह से पारित करो। तो ये मैंने आपको यहाँ पे प्रोसीजर पढ़ाई, बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ गई होगी। इसके बाद में मैंने कुछ PDF बनाई है जो कि राजस्थान की विधानसभा समितियों से रिलेटेड है, उनके बारे में अपन बात कर ले। तो मैं PDF को पढ़ूंगा ही, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझाते हुए चलूँगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आई, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये PDF मैंने कहा कहाँ गायब हो गई। विधानसभा की समितियां हैं, वो विधानसभा का जो राजस्थान प्रक्रिया कार्य संचालन नियम है उसका चैप्टर 24 पे रूल 180 से 253 तक है। इतने रूल याद होंगे नहीं, चैप्टर 24 180 से 253 थोड़ा सा याद हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। समितियां एक स्थायी और एक अस्थायी, ये जहाँ पे भी चिन्ह आएगा वो अस्थायी है, क्योंकि जब इस PDF को ट्रांसफ़र किया गया तो ये था ना, वो ऐसे क्रॉस में तब्दील हो गया, तो आप इसको पढ़ना, ये आप ध्यान रखना। तो 2 तरह की अस्थायी समितियाँ तो जब जरूरत होती है तब बनाई जाती है, स्थायी समितियाँ हमेशा काम करती रहती है स्थायी समितियों से रिलेटेड। तो स्थायी समितियां जो है वो 4 तो वित्तीय समितियां टोटल 22 है, तो 18 है अन्य समितियां। मैंने कहा ना ये आएगा, उसको अपन अन्य पढ़ेंगे। इसके बाद में देखो 4 जो वित्तीय समितियां हैं वो तो ये आ गई। भारत में आप देखोगे तो ये दोनों एक ही समिति है, एस्टीमेट कमेटी एक ही है। यहाँ पे राजस्थान में एस्टीमेट कमेटी A और B ऐसे 2 डिवीजन कर दिए, बाकी है। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, लोक लेखा समिति क्या होती है, पब्लिक अकाउंट, जो अकाउंट होता है पब्लिक का, जो जनता का लेखा होता है, कितना खर्चा हुआ उसके बारे में ये देखती है। जो CAG होता है ना, उसकी रिपोर्ट का पोस्टमार्टम करती है और ये देखती है सरकार के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है वो सही किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है। तो ये सारा का सारा ये पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा देखा जाता है। एस्टीमेट कमेटी क्या करती है, एस्टीमेट बनाती है। जैसे बजट होता है ना, उसमें एस्टीमेट बना के देती है कि आप बजट को इस तरह से बनाओ ताकि सरकार का खर्च, क्योंकि आप किसी भी चीज़ को पूर्व अनुमान लगाते हो तो समय का भी बचत होता है और धन का भी बचत होता है। आप देखो कोई चीज़ लाने जाओ और पहले आप पूरा का पूरा बैठ करके घर बैठ के नहीं बनाते क्या, कि कुछ सामान खरीदने जा रहे तो लिस्ट बनाते हैं, फिर किससे लाना है, ये इतने का, इसका ये इतने का सामान आता है, यहाँ पे इतने का आता है, इसके लेंगे। हमें यदि पूरा एस्टिमेट पता है तो हम काफ़ी पैसा बचा लेते हैं। तो ये एक तरह से एस्टिमेट कमेटी इसी का काम करती है। और राजकीय उपक्रम समिति पब्लिक अंडरटेकिंग, जो सरकार के उपक्रम चलते हैं ना, उनसे रिलेटेड चीज़ों को जाँच करती है, उनके अकाउंट्स को जाँच करती है, वो किस तरह से खर्चा कर रही है, गड़बड़ तो नहीं कर रही है, उन्होंने बिल सही लगाई कि नहीं लगाई। तो इस तरह से ये 3 कमेटी हैं। इन तीनों के बारे में कॉमन बात है, इसलिए मैंने इसी तरह से सामने लिख दिया। अधिकतम इनमें हर कमेटी में कितने, वित्तीय समिति में 15 सदस्य हो सकते हैं। मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता, ये हमें ध्यान रखना है। मंत्री इनका सदस्य नहीं हो सकता। इनकी पदावधि 1 वर्ष होती है अधिकतम कितने हो सकती है, 1 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन अध्यक्ष चाहे तो उसे 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है। अध्यक्ष चाहे तो 6 महीने के लिए बढ़ा सकता है, लेकिन वैसे कार्यकाल कितना होता है इनका, 1 वर्ष का होता है। इनका जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, जिसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में अनुपातिक। याद रखना, इंग्लिश का ही ध्यान रखना क्योंकि वो ज़्यादा इजी गोइंग होता है। अध्यक्ष की आकस्मिक रिक्तता हो जाए तो अधिकतम 1-3 सदस्यों को मनोनयन से भर सकता है, जब तक कि निर्वाचन में ना हो। तो यानी निर्वाचन में नहीं हो तो भी कुछ सदस्यों को अध्यक्ष के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं अन्य समितियाँ। स्थायी समितियों में 18 अन्य समितियाँ, इनका नाम याद हो जाए तो भी बहुत है। सब में आपको सदस्य एक तो 15 मिलेंगे, तो एक तो ये कॉमन बात याद कर लो। जिसमें 15 से ज़्यादा मिले उसको अलग से रट लेना, बाकी सबको 15 के हिसाब से रटो। क्यों रट्टा मारो, गलत। मंत्री किसी का भी सदस्य नहीं होता, ये कॉमन बात आपको मिलेगी किसी भी स्थायी समिति का। 2 चीज़ हो गई, 15 सदस्य होंगे, मंत्री किसी का सदस्य नहीं होता, और सबको अध्यक्ष को मनोनीत कौन कर रहा है, मतलब जो भी इस समिति का अध्यक्ष होगा, ठीक है ना, वो मनोनीत किया जा रहा है अध्यक्ष द्वारा, यानी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा उस समिति के मेंबर को मनोनीत किया जा रहा है। तो ये सबकी कॉमन चीज़ हो गई। अधिकतम 15 सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत, मंत्री सदस्य नहीं। अधिकतम 15 सदस्य, 1 वर्ष कार्यकाल इनका सबका 1 वर्ष का ही होता है, और मनोनीत मंत्री सदस्य नहीं होता, अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो ये सब चीज़ें तो कॉमन हो गई। याचिका समिति, जो भी पिटीशन आती है
उनसे रिलेटेड मामलों को देखती है कि जो याचिकाएं आती है उनसे रिलेटेड मामलों की रिगार्डिंग सरकार को कैटेगरी में खड़ा करती है कि बताओ आप इन्होंने इन पिटीशन का क्या किया। विशेषाधिकार, यदि किसी मंत्री के या विधानसभा के विशेष अधिकारों का उल्लंघन होता है तो उसके संदर्भ में ये अपना फैसला देती है। अधीनस्थ जो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो अधीनस्थ कानून बनते हैं उनके संबंध में ये अपना काम करता, नाम में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं। सरकारी आश्वासनों से संबंधित समिति सरकारी आश्वासनों के बारे में देखती है। आप इन समितियों का, मेरा उद्देश्य है कि आप नाम पढ़ लो, नाम, और इनके जो लेटेस्ट अध्यक्ष किसको बनाए गए हैं ये आप करंट अफेयर से तैयार कर सकते हो। मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये चेंज होते रहेंगे, तो आप अपने साथ अपडेट इनको कर सकते हो। नियम समिति जो कि नियम से रिलेटेड होती है, अधिकतम 15 सदस्यीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होता है। स्पीकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो विधानसभा के नियम कैसे चलेंगे, किन नियमों के तहत विधानसभा को संचालित किया जाएगा, उन नियमों के बारे में, क्योंकि विधानसभा के नियमों का अधिकार किसको दोगे आप, विधानसभा अध्यक्ष को ही दोगे। तो विधानसभा अध्यक्ष होता है, उसका पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिशियो मतलब पदेन होता है, ठीक है ना। तो टू कंसिडर मैटर ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी विधानसभा के कार्य संचालन कैसे होंगे, कार्यों को किस तरह से संचालित किया जाएगा, उससे रिलेटेड नियमों को देखते हैं। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। इन द हाउस एंड टू रिकमेंडेड एनी अमेंड्स, और उनको यदि लगता है, यदि उनको आवश्यक लगता है कि कुछ रिकमेंड करना है, कुछ नए नियम और आने चाहिए, पुराने ये नियम है वो गलत हो गए, मतलब पुराने हो गए तो उनको हटा देना चाहिए, तो उसके संदर्भ में ये सिफारिश करती है। गृह समिति, तो गृह से रिलेटेड मामले देखती है, वही 15 सदस्य, वही अध्यक्ष मनोनीत कर रहा है, वही 1 वर्ष की पदावधि है, मंत्री इनका सदस्य नहीं होता। एमएलए के निवास, और उसमें कोई कमी नहीं है, एमएलए के निवास में और क्या सुविधा होनी चाहिए और क्या दिया जाना चाहिए, उससे रिलेटेड मामलों को देखती है। पुस्तकालय समिति पुस्तकालय से रिलेटेड होती है। तो ये मैंने वो जो बातें बताई वो सेम की सेम यहाँ पर बातें आ रही है। एक समिति लास्ट में आएगी, वो इनकी नहीं है, 22 में नहीं है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेंगे। अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए सेम चीज़ें हैं, अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए वही सारी सेम चीज़ें हैं, महिला और बालकों के कल्याण के लिए वही सारी की सारी सेम चीज़ें हैं, है ना। लेकिन इसमें समिति का कार्यकाल साधारणतः 2 वर्ष, साधारणतः वर्ड यूज किया गया है, सब में से 1 वर्ष दिया गया है। इसमें जनरली इसका कार्यकाल कितना होता है, 2 वर्ष होता है। तो ये थोड़ी सी अलग बात है, हमें ध्यान में रखने की है। पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए सेम चीज़ें आएंगी आपकी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए वही सारी की सारी सेम चीज़ें आएंगी। प्रश्न और संदर्भ समिति, जो विधानसभा में प्रश्न आते हैं उनसे रिलेटेड मामलों को देखती है, उनकी स्क्रूटनाइज करता है, तो उसमें भी सारी की सारी चीज़ें सेम आएगी। मैंने कहा ना, एक बार याद कर लो, और नाम इनके वैसे 2-3 बार पढ़ोगे तो थोड़ा माइंड में रहना चाहिए, रट्टा नहीं मारना, बस माइंड में रहना चाहिए कि हाँ ये स्थायी समितियाँ हैं। कई बार पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी स्थायी समिति नहीं है, तब हमारा प्रश्न गलत होने की संभावना रहती है। सामान्य प्रयोजन के लिए जनरल जो पर्पज़ है उनके लिए कमेटी है, पदेन सभापति अध्यक्ष होता है। 2-3 समितियां आपको ऐसी मिलेंगी, जैसे नियम समिति है, सामान्य प्रयोजन समिति है, जिनका अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष होता है वो विधानसभा अध्यक्ष होता है, उनको नाम ध्यान रखो। बाकी सब के अध्यक्षों को मनोनीत कौन करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है, ऐसे याद कर सकते हो। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, तालिका के सदस्य, राजस्थान, ये आप पढ़ सकते हो कि इनके सदस्य मनोनीत किए जाएंगे। कार्य क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सदन के मामलों में, मतलब सदन के सामान्य प्रयोजन से रिलेटेड मामलों में इनका कार्य देखने को मिलता है। फिर स्थानीय निकाय और पंचायती राज से संबंधित समिति है, इसमें भी सेम अध्यक्ष द्वारा एवरी ईयर मनोनीत किया जाता है, मतलब वो तो वही बात हो गई। पर्यावरण से संबंधित समिति है, तो उसमें भी सारी की सारी चीज़ें जो मैंने बताई वेजिटीज अपन इसमें देख सकते हैं, ठीक है ना। सदाचार समिति, तो ये हमने बात की, ये एक अलग कमेटी है जिसके बारे में अपन बात करेंगे। इस कमेटी का नाम है संसदीय परामर्शदात्री समितियाँ, ठीक है ना। अध्यक्ष द्वारा सदन के नेता से परामर्श करके, अध्यक्ष किससे परामर्श करेगा, सदन के नेता से। सदन का नेता कौन होता है, सीएम। सदन का नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री। हमेशा ध्यान रखना, सदन का नेता होता है कौन, सीएम होता है, सेंटर में पीएम होता है। तो सदन के नेता से परामर्श करके राज्य सरकार के किसी विभाग में, जैसे गृह विभाग हो गया, पंचायती राज हो गया, या विभागों में के किसी ग्रुप के संबंध में उतनी समितियां जितनी वह उपयुक्त समझे गठित कर सकता है। यानी अध्यक्ष करेगा। मान लो उनको लगता है पंचायती राज में 4-5 समितियां और होनी चाहिए, कि जैसे पंचायत नरेगा के लिए अलग होनी चाहिए, ग्रामीण विकास के लिए अलग होनी चाहिए, पंचायती राज के लिए उनको लगता है कि यार और भी अच्छा इस पर कंट्रोल रेगुलेशन किया जा सकता है, तो फिर उतनी समितियां वो बना सकता है, लेकिन वो सदन के नेता से परामर्श करेगा, जिसमें केवल विधानसभा सदस्य ही सम्मिलित होंगे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात जो मैंने बताई, मंत्री यहाँ पे क्या बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं, जबकि अभी तक हमने पढ़ा मंत्री सदस्य नहीं बन सकता। प्रत्येक समिति का सभापति एक मंत्री या स्वतंत्र परिवार नहीं, स्वतंत्र विभाग या विभागों वाला एक राज्य मंत्री होगा, यानी कैबिनेट मंत्री होगा इसका अध्यक्ष। इस समिति का जो सभापति होगा
वो कैबिनेट मंत्री होगा। और यदि कैबिनेट मंत्री नहीं तो स्वतंत्र प्रभार, जिस राज्य मंत्री को किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है वो इसका क्या होगा, सभापति होगा। ये एकमात्र हमने समिति देखी जिसमें मंत्री ही होता है इसका अध्यक्ष, मंत्री, जबकि औरों में पढ़ा मंत्री सदस्य ही नहीं होता। संबंधित मंत्री या राज्य मंत्री की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा कोई किसी को मनोनीत किया जा सकता है। मंत्री या राज्य मंत्री एक से ज़्यादा समितियों के सभापति भी हो सकते हैं, ये भी नोट कर लेना कि वो 2-3 समितियों के भी सभापति उनको नियुक्त किया जा सकता है। अब आप सोचो इसमें मंत्री को क्यों बनाया गया, क्योंकि इसमें ये कह रहे हैं कि ये परामर्श है किसी डिपार्टमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कमेटी बनाई गई है। अब हर डिपार्टमेंट किसी न किसी मंत्री के अधीन होगा ही होगा, तो उस मंत्री को आप नहीं बनाओगे तो कैसे उस डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से इसमें मंत्री को लिया गया है। मंत्री, राज्य मंत्री है ना, एक से ज़्यादा समितियों का सदस्य भी हो सकता है। जब एक से ज़्यादा मंत्री, ये तो देखो मैं सिंपल सा बता देता हूँ, एक मंत्री 3-4 डिपार्टमेंट का प्रभारी है तो 3-4 समितियों का सभापति हो जाएगा, सदस्य भी हो सकता है। कार्य देखो, सदस्यों और राज्य सरकार के बीच में संपर्क सूत्र के रूप में काम करना। संबंधित विभाग, वो जो विभाग जिसका, जैसे पंचायती राज विभाग के लिए समिति बनाई गई तो पंचायती राज विभाग की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसकी योजना, व्यय, इसके संदर्भ में सूचना प्राप्त करना, कैसे चल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, किस तरह से किया जा रहा है, खर्चे का मतलब सही किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या, आउटकम्स क्या आ रहे हैं खर्चे के से रिलेटेड, एक प्रोसीजर है उसको क्या फॉलो किया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सारी चीज़ें। टू प्रोवाइड ए फोरम फॉर वेंटिलेशन ऑफ ग्रीवियंस ऑफ पब्लिक नेचर, और जनता से रिलेटेड जो भी शिकायतें होती हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में ये प्रोवाइड किया जाता है। तो ये हमने यहाँ पे देखा। फिर इसके बाद में एक कार्य सलाहकार समिति होती है जिसमें सब चीज़ें वही अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पदेन सभापति, अध्यक्ष इसका भी पदेन सभापति कौन होता है, अध्यक्ष होता है। समितियों से संबंधित मैंने लास्ट में मेरा आउटकम कुछ निकाला था, तो वो देखिए, यदि उपाध्यक्ष किसी समिति का सदस्य होता है तो वह समिति का सभापति नियुक्त किया जाएगा। देखो पहला पॉइंट, विधानसभा का उपाध्यक्ष किसी भी समिति का यदि सदस्य बना दिया गया तो स्वतः ही उस समिति का अध्यक्ष वही बनेगा, दूसरा नहीं बन सकता। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। दूसरा, किसी भी समिति का गणपूर्ति, किसी भी समिति की बैठक होने के लिए कम से कम 1/3 सदस्यों का बैठना जरूरी है। समिति की बैठकें हमेशा गुप्त होती है, पब्लिक नहीं होता, क्योंकि वो अपनी रिपोर्ट किसको देती है, विधानसभा को देती है, वहाँ जाकर के फिर पब्लिक होता है। अनुपस्थित सदस्यों, यदि कोई सदस्य लगातार 2 या अधिक बैठकों में सभापति की अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो सदस्य को हटाया जा सकेगा। यदि निर्वाचित है तो सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करके, और यदि मनोनीत है तो अध्यक्ष हटा देगा। निर्वाचित है भाई, निर्वाचित हुआ है तो सदन में प्रस्ताव रखेगा भाई ये तो आ ही नहीं रहा, और यदि मनोनीत है तो अध्यक्ष नहीं तो मनोनीत किया है तो अध्यक्ष उसको हटा देगा। मतदान, उपस्थित तथा मतदान करने वालों के बहुमत से निर्धारण होता है। यहाँ पे सर्वसम्मति से नहीं होता, बहुमत से। सभापति का निर्णायक मत यदि आवश्यक हो तो वो दे देगा, और समिति द्वारा आवश्यकता पड़ने पर उप समितियाँ नियुक्त, और समिति चाहे तो अपने अंदर और भी सब कमिटीज़ का गठन कर सकती है। तो ये हमने इस समितियों के बारे में देखा। आपको ये चीज़ें मतलब समझ में आएगी। नमस्कार।